नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पीथमपुर औद्योगिक संगठन के चेयरमैन डॉक्टर गौतम कोठारी। कोठारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पीथमपुर में उद्योगों की दशा कैसी है, आप बताइए। पीथमपुर में उद्योगों की दशा के बारे में पूछना इसलिए बड़ा विचित्र लगता है क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की जो हालत है वही पीथमपुर की है। न प्रॉपर सड़कें हैं, ना प्रॉपर स्ट्रीट लाइट है, ड्रेनेज की व्यवस्थाएं नहीं है, और फिलहाल तो जो महू घाटा बिल्लोद रोड बन रही है उसकी 4 लेनिंग का जो काम चल रहा है वो इतना अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है कि पूरा पीथमपुर परेशान है आवागमन से। पूरे उस क्षेत्र में जो झाबुआ तक जाने वाले लोग हैं, गुजरात जाने वाले लोग हैं, परेशान हैं। कोई कानून है कि जब भी कोई सड़क बनती है तो मोटरेबल रोड रखना पड़ता है, क्योंकि पुरानी सड़क कोई नया बना रहे हैं, तो ये रोड मोटरेबल है क्या? कानून तो सभी जगह होते हैं, पर कानून का पालन वहाँ होता है जहाँ पालन कराने वाले जागरूक और सजग रहते हैं। पीथमपुर में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जो रोड बन रही है उसमें बनाने वाले उसे अपने तरीके से बना रहे हैं, वो अपने जल्दी से जल्दी काम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो मोटरेबल पासेज उसमें से रखें। और इसी कारण स्थिति ये हो रही है कि जो 40 मिनट का रास्ता है वो 2.5 घंटे 3 घंटे में लोग पूरा कर पा रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि अगर इंदौर से धार जाना हो तो पहले पीथमपुर होके गुजरी जाया जाता है, और गुजरी से फिर बदनावर वाली सड़क पकड़ी जाती है, और प्रधानमंत्री सड़क योजना का कोई गांव है जिस कच्ची गांव की सड़क से लोग धार जाते हैं। निश्चित, ताकि ये पहली बार होगा कि हाईवे के बजाय लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना को पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच बीच में जहां जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं वो बहुत अव्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं, और रास्ता है ही नहीं निकलने का, और जो थोड़ा बहुत रास्ता कहीं मिलता भी है तो वो इतना उबड़ खाबड़ और थकाऊ रास्ता है कि सामान्य आदमी घूम फिर करके जो भी थोड़ा बेहतर है, भले ही वो प्रधानमंत्री सड़क हो, तो उस पे जाना पसंद कर रहा है। पीथमपुर में तो SEZ भी है। SEZ में क्या हाल है उद्योगों के? आप पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष हैं। जी हाँ। वहाँ कितनी यूनिट डली हैं? सरकारी आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, लेकिन आपकी जानकारी। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र जो है वो वास्तव में देखा जाए तो 2005 से ये विकसित होना चालू हुआ था। अभी तक 42 इंडस्ट्री वहाँ पर आई है, और जो लक्ष्य था और जिस हिसाब से वहाँ उद्योगों को आना चाहिए था वो अब आवागमन थोड़ा सा आने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि अब देश के बहुत सारे भागों में SEZ बन चुके हैं, और यहाँ SEZ बनाने से विशेष फायदा उद्योगों को इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। हम यहाँ से अगर अपना माल मुंबई पोर्ट में भेजना चाहते हैं, SEZ तो पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्षेत्र होता है, और मुंबई पोर्ट से या कांडला पोर्ट से या मुद्रा पोर्ट से हमको अगर माल भेजना है तो आधे दूर ट्रक से जाता है, फिर आधे दूर ट्रेन से जाता है, और इसमें जो विलंब होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सामान्यतया लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करते, और उसमें विलंब के कारण से नुकसान भी बहुत होता है। तो अभी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका रुझान पीथमपुर के SEZ में थोड़ा कम है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम वहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्या सरकारी दावे सच? सरकार के दावे ऐसा है कि मुझे जो दिखता है वो ये है कि 10 साल में जो चीज़ भर जानी थी वो खाली है, और सरकार वो देखती है कि थोड़ा तो भर गया है। तो वो सरकार का अपना नजरिया है, वो उस पक्ष को देख करके बता रही है, और हमारा जो पक्ष है वो ये है कि उसका विकास जिस तरह से होना था और वहाँ जिस प्रकार की सुविधाएं विकसित की जानी थी वो तो अभी नहीं हुई है। क्या ये सच है कि देश का सबसे महंगा और पहला प्राइवेट टोल रोड इंदौर पीथमपुर आज भी है? 10 किलोमीटर, यानी अब वो टोल चूंकि खत्म हो गया है, उसका पीरियड खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी उसका बर्डन जो है औद्योगिक केंद्र विकास निगम पर है, और इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है, और ये पहले इसमें आर्बिट्रेशन में डिसाइड भी हो चुका था। तो वो 10 किलोमीटर रोड के लिए जो वसूला गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बच गया खातों में
वो राशि जो है वो जो कोर्ट ने निर्धारित, आर्बिट्रेशन ने निर्धारित किया था, वो 12 करोड़ और ब्याज है, यानी कम से कम 25-30 करोड़ रुपए है। वो भी अगर AKVN से जाएगा तो वो भी उद्योगपतियों का जेब का ही पैसा होगा। तो मैं तो ये मानता हूं कि वो आज भी देश की सबसे महंगी टोल रोड है, जिस पर जो आउटस्टैंडिंग है उसका जो ब्याज का जो मीटर चल रहा है वो मीटर आखिर उद्योगपतियों का ही है। देश की सबसे महंगी और देश की सबसे घटिया। सबसे घटिया, अगर उसके कुछ पार्ट को देखें तो वो इतनी घटिया है कि उस रोड पर आने के लिए समस्या होती है। रोड पे तो चलना बाद में होता है, पर वो जो रोड का मुखड़ा है जहां से एंट्रेंस होती है वो इतना खराब हो चुका है कि उसमें कोई गड्ढे में मुरम भी डालने को तैयार नहीं। MP अजब है, MP गजब है। जी हाँ कोठारी जी, ये बताइए, भोपाल के यूनियन कार्बाइड का सारा कचरा उठाकर पीतमपुर में रामकी के प्लांट में डाला जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उच्चाधिकारी है और जिसके ऊपर जवाबदारी है वो अपनी जवाबदारी से बचना चाहता है। कुल मिलाकर के MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की ये जवाबदारी कोर्ट के द्वारा निर्धारित की हुई थी। उनने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सीधे पीथमपुर का रास्ता बताया, जबकि पीथमपुर के इंसिनरेटर को आज भी रेगुलर परमिशन नहीं मिली है। 2 साल से 2 बार उसमें ट्रायल हो चुके हैं और उन ट्रायल्स में भारी खामियां पाई गई हैं। ऐसी स्थिति में जब उसको रेगुलर परमिशन नहीं मिली है तो वहां कचरे का, उस कचरे का जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है उसका ट्रायल करना, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। अभी दोनों ट्रायल में जब हमने वहां ऑयल सोक्ड कॉटन और पेंट स्लज जलाए गए और उनके जलाने के बाद भी उसमें जो एमिशंस हुए हैं, जो गैस निकली है, वो गैस जो है वो मानदंड से बहुत यानी निम्न श्रेणी की रही है और इसलिए उसको परमिशन नहीं मिली। और ऐसे परमिशन नहीं मिलने के बाद वहां पर अगर कचरे को जलाए जाने का, तो इसे षड्यंत्र ही कहा जा सकता है या समझ कहा जा सकता है जो सरकार की। डॉक्टर कोठारी, हमने भी वहां जाकर देखा था, बिल्कुल जिस तरीके से जब कचरा जलाया जाता तो आसपास के इलाकों में, बस्तियों में रहने वाले लोगों के शरीर में जलन होने लगती है, आंखें जलने लगती है, ये सारी बातें तो है। लेकिन राम की जो एक यूनिट है जिसे कचरा निष्पादन का काम सौंपा गया है, जिसने प्लांट लगाया है, वो कोई भी नियम नहीं मानता। आपके पास तो बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी जानकारी, क्या क्या घोटाले कर रखे हैं उनने। जो ये TSDF बनाया है, उस TSDF के बनाने के बीच में मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल ने जो समय समय पर वहां जांच की है, उन जांच रिपोर्ट के आधार पर ही ये स्पष्ट हो जाता है कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे। जो TSDF की वॉल्स बनानी थी अंदर गड्ढे के अंदर, जो 1 मीटर बनानी थी वो 700 mm की बनाई गई। नीचे जो रेत जितनी बिछाई जानी थी उसकी आधी रेत बिछाई गई। जो कचरा डाला जाता है उसके साथ में मट्टी डालना जरूरी है, लेकिन उस प्रदूषण निवारण मंडल की ही रिपोर्ट में लिखा है कि ये मट्टी नहीं डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा जो TSDF है जिसको उनने BOT पे लिया हुआ है, 20 साल तक वो इस TSDF को भरेंगे और भरने के बाद में उसको सील कर देंगे, लेकिन 20 साल के बाद 30 साल तक उसको बायोडिग्रेडेशन होने के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है। और यानी 50 साल बाद या इस 50 साल के पीरियड के बीच में कभी अंदर किसी प्रकार से कोई वाल फट जाती है या कोई किसी प्रकार का लीकेज होता है और वो पानी अंदर अगर रिश्ता है, तो एक्चुअल में वो TSDF हमारे यशवंत सागर के कैचमेंट एरिया में है। और वो रिसाव अगर कैचमेंट एरिया में होते हुए अगर सीधे यशवंत सागर में चले जाए और कल के दिन सागर का पानी जो है वो दूषित हो जाए, तो इंदौर में अगर कोई अनहोनी होगी तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? लोग तो पीथमपुर की इंडस्ट्रीज को दोष देंगे कि इनका कचरा था, जबकि दोष उस व्यक्ति का होना चाहिए, उस कंपनी का होना चाहिए जिसने उसका प्रॉपर रख रखाव नहीं किया, उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की। ये हमारे जो है, इसलिए औद्योगिक संगठन जो है वो रामकी का लगातार विरोध कर रहा है कि वो हमारे पूरे पैसे लेकर के और अधूरा डिस्पोजल कर रहा है। ये खतरनाक स्थिति है। ऑटो टेस्टिंग ट्रैक जैसा बनना था, जो चीजें आनी थी वो भी नहीं आ रही हैं, तो क्या है उसकी कहानी, क्या है? ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का 4163 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश शासन ने मुफ्त में
बिना कोई लागत के मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को दी है और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने यहाँ टेस्टिंग ट्रैक बनाया है। वास्तव में ये जो ऑटो टेस्टिंग का जो टोटल प्रोजेक्ट था वो उसमें बहुत सारी चीजें थी। उसमें ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग का सेंटर था, उसमें एनालिसिस सेंटर था, उसमें बहुत सारी ऐसे अलग अलग प्रयोगशालाएं थी। लेकिन बाद में इस ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के प्रोजेक्ट में से वो सारी चीजें जो इस प्रोजेक्ट की ब्रेन कही जा सकती है, किडनी कही जा सकती है, लीवर कही जा सकती है, हार्ट कही जा सकती है, तो वो तो सारे निकाल करके और अन्य राज्यों को अलग अलग स्थान पर दे दिए गए। और जो इसका जमीन वाला पार्ट था वो पार्ट मध्य प्रदेश में दे दिया गया। तो 4163 एकड़ जमीन देने के बाद अगर हमारी धरती पर सिर्फ गाड़ियां दौड़ करके और धूल उड़ाएगी और वापस चली जाएगी तो इतनी महंगी, और पूरे देश में आज जमीन का टोटा पड़ा हुआ है। तो हमने जिस हिसाब से वो निर्णय लिया है तो हमारी सरकार को चाहिए था कि उस पूरे प्रोजेक्ट की निगोशिएशन करती कि हमारे यहाँ ये सारे सेंटर्स आए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ वो एक टेस्टिंग ट्रैक बन करके रह गया है। आपने पीएचडी की हुई है, दोबारा पीएचडी किस विषय पे कर रहे हैं? दोबारा मैं भ्रष्टाचार पे कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम में इस सूचना अधिकार कानून के लागू होने के बाद जो स्थितियों में जो परिवर्तन है उसका अध्ययन इस समय कर रहा हूं मैं। और मतलब एक सरकारी निगम में कितना भ्रष्टाचार है, आप इस पर पीएचडी कर रहे हैं? जी हाँ। ये कैसे विषय सूझा आपके दिमाग में और कैसे आप कर रहे हैं, कहाँ तक काम पहुंचा? ये विषय तो अभी जैसे अब हम सरकार में हम औद्योगिक संगठन के नाते या सामाजिक संगठन के नाते भी सरकार में बहुत जगह जाना होता है और देख रहे हैं कि जगह जगह किस्म किस्म तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार इतने किस्म से हो रहा है कि वो सामान्यतया आम आदमी के लिए तो विजिबल ही नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होती है और हम जब जाते हैं और जब अनुभव करते हैं तो मैंने लगातार, जैसे हमारा तो 20 साल 25 साल से लगातार संपर्क मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम से रहा है और वहाँ की स्थितियों परिस्थितियों को मैंने लगातार देखा है। और पिछले 7 वर्षों से मैंने वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं और उन जानकारियों में जो छन कर आ रहा है तो मैं उसे एक पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में ले रहा हूँ और उस तरह से मेरी रिसर्च आगे बढ़ रही है। बड़ा दिलचस्प विषय है आपकी पीएचडी का। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारा राष्ट्रीय धंधा बन चुका है, तो राष्ट्रीय धंधे पे आप पीएचडी कर रहे हैं। क्या आपके अलावा देश में कोई और व्यक्ति है जो इस राष्ट्रीय धंधे पर पीएचडी कर रहा है? मेरी जानकारी में अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है संभवतः, और विशेष करके मध्य प्रदेश में तो शायद मैं ही हूँ जो भ्रष्टाचार पर एक विशेष रूप से निगाह रखते हुए और कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे रिसर्च पूरी हो ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके, इवन सरकार को भी और स्वयं औद्योगिक केंद्र विकास निगम को जो चलाने वाले शीर्ष व्यक्ति आते हैं बाहर से, हर साल 6 महीने में नए आ जाते हैं, तो उनको ये मालूम पड़ सके कि ये जड़ें कहाँ कहाँ तक गहरी हैं और अगर वो चाहें तो उस पर किस प्रकार प्रहार कर सकते हैं, कहाँ से प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे रिसर्च का वो भी बिंदु रहेगा। आप एक कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं, कोठारी कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ। मध्य प्रदेश में इतने कॉलेज खुल रहे हैं, इंदौर में इतने कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, वो कामयाब हैं क्या? देखिए, मैं अगर मुझे औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगर ये पूछें तो मुझे सबसे बड़ी जो चिंता है कि आज हमारे उद्योगों में 60 आदमी जो नीचे काम करते हैं उन पे एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है। जो नीचे काम करने वाले हैं वो तैयार होते हैं ITI में, पॉलिटेक्निक में, लेकिन जो ऊपर तैयार होते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज 50-60 इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर में हो गए। इसके सामने अगर हम देखें तो ITI या पॉलिटेक्निक अगर इनकी संख्या देखें तो वो 10% भी नहीं है। यानी बिल्कुल रिवर्स आंकड़ा जा रहा है। जिन लोगों की जरूरत है वो लोग तो तैयार शैक्षणिक क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं और जिनकी जरूरत नहीं है, अब इसके पीछे में सिर्फ एक ही कारण है और वो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक है। अगर इसको उस दृष्टि से देखें तो आज इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में जो रईस बच्चे आते हैं, अच्छे पैसे वाले बच्चे आते हैं और जो ज़्यादा फीस दे सकते हैं,
तो वो पढ़ रहे हैं। और टेक्निकल एजुकेशन में जहां ज्यादा फीस दे नहीं सकते, और दूसरी तरफ जो फैकल्टी लगती है वो बहुत कॉस्टली है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज से ज्यादा कॉस्टली है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक क्लास में 50 बच्चों को अगर एक टीचर ने पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ITI वगैरह में मशीन पे खड़े होकर के प्रैक्टिकली बच्चे को सिखाना होता, और जो व्यक्ति सिखाने वाला है वो इतना कॉस्टली है कि फैकल्टी की कास्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो व्यावसायिक दृष्टि से वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है। और इसलिए अब आप जब ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये अब एक प्रकार से ये बिजनेस मैटर है, और ये विशुद्ध रूप से व्यावसायिक मामला हो चुका है। यानी जिसका धंधा नहीं चलता, इंडस्ट्री नहीं चलती, वो कॉलेज खोल देता है। जरूर हो सकता है। आपकी कोई इंडस्ट्री भी है? मेरी इंडस्ट्री भी है। हाँ। और ये जो एजुकेशन में जिस फील्ड में हमारा एजुकेशन है वो फील्ड जो है वो बहुत सारा व्यापक है। उसमें ज़्यादातर जो है वो सोशल वर्क का है। हमारे जो 50% स्टूडेंट है वो MSW के छात्रों की हैं जो सोशल वर्क में जाएंगी और जिनकी वास्तव में आज ज़रूरत है। आपको ज्यादा फायदा कहाँ होता है, इंडस्ट्री चलाने में या कॉलेज चलाने में? नहीं, कॉलेज तो सोसाइटी के अंदर होता है तो उसमें तो हानि लाभ के बराबरी पे काम चलता है, क्योंकि जो भी उसमें अर्जित होता है वो वहीं इन्वेस्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से आजीविका का जो क्षेत्र है वो तो व्यावसायिक अन्य व्यवसाय और उद्योग से ही है। ये पीथमपुर औद्योगिक संगठन कब बना और इसके हमेशा से आप ही अध्यक्ष हैं और कोई अध्यक्ष है? मैंने ही ये इनिशिएटिव लिया था 1988 में, जब मैंने ये अनुभव किया कि मैं हर ऑफिस में जाता हूँ और वहाँ चक्कर लगा रहा हूँ और हर ऑफिस में समस्या है। तो मैंने फिर इसका एक रास्ता खोजा कि जब मुझे अपने लिए जाना है तो फिर सबके लिए क्यों नहीं जाया जाए। तो इस स्थिति में मैंने सब लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं से एक व्यक्ति या एक उद्योगपति इंडिविजुअली नहीं लड़ सकता। तब उद्योगों ने ये मिल करके तय किया। अब चूंकि ये आइडिया मैंने दिया था तो जो सेहरा है वो मेरे सिर पर बन गया और वो तब से लेकर उद्योगपतियों का लगातार मुझ पर विश्वास है। तो 5 अक्टूबर 1988 से हम लगातार इस औद्योगिक संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारा 24वां वर्ष है। अगला वर्ष जो होगा वो हमारी रजत जयंती का वर्ष मतलब होगा। आपकी अध्यक्षता की रजत जयंती अभी तो ठीक है कह सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा चुनाव अभी फिर हुआ है, 2 वर्ष के लिए हुआ है, तो संभवतः रजत जयंती मेरे। आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और ये कहा जाता है कि आप कई अफसरों को ब्लैकमेल करते हैं, सही है? कैसे करते हैं ब्लैकमेल, हमें भी बताइए। हाँ, मैं इसमें बताता हूँ। मैंने बहुत सारे विभागों में बहुत सारी जानकारियां जैसे निकाली हुई है और जब उन जानकारियों की एनालिसिस होती है तो हर अधिकारी का परफॉर्मेंस सामने आने लगता है। जब हमने देखा कि कोई अधिकारी आया और उसको जो कार्य पिछले वर्षों में दिए गए हैं और उसकी परफॉर्मेंस की जब रिपोर्ट बनती है, एनालिसिस बनती है और वो एनालिसिस जब उसके सामने रखी जाती है तो वो उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस ये सिद्ध कर सकती है कि ये अधिकारी जो है वो निकम्मा है, कामचोर है, किसी काम का नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसी रिपोर्ट्स जब सामने आती है तो उनको घबराहट होती है और वो कुछ हद तक अपने आप को सुधारने लगते हैं, कुछ काम में तेजी आती है। अब इसको ब्लैकमेल कहें, व्हाइट मेल कहें, ब्लू मेल कहें, लेकिन ये एक स्थिति है क्योंकि हमें आईना दिखाना रहता है और वो आईना हम आरटीआई के माध्यम से हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को दिखा रहे हैं। कोठारी जी, आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, आरटीआई के काम कर रहे हैं, औद्योगिक को आगे बढ़ा रहे हैं और अगर और लोग भी आपके साथ आए सक्रिय तो हो सकता है मध्य प्रदेश की माली हालत में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही।